तो यूनिट फर्स्ट जो है वो हमारे पास एक तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन, समीकरण सिद्धांत, और एक सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी त्रिघात और चतुर्थ घात समीकरणों के हल। ये दो चैप्टर हैं इसके अंदर, यूनिट फर्स्ट के अंदर। यूनिट सेकंड में मैट्रिक्स, इनवर्स एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यानी प्रतिलोम व जाति। लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, और आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन मान व आइगन सदिश। ये हमारे पास दो यूनिट्स हैं इसके अंदर। जो ग्रुप थ्योरी हमने कंप्लीट की है बुक, उसके अंदर 3 यूनिट्स थी। यूनिट नंबर 3 ग्रुप एंड सब ग्रुप के बारे में था। यूनिट नंबर 4 आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप और उसके साथ में जो परमुटेशन था, परमुटेशन ग्रुप, वो था। और यूनिट नंबर 5 के अंदर आपके पास लास्ट मॉर्फिज्म था। तो वो हमारे पास 3 यूनिट्स थी और ये 2 यूनिट कंप्लीट करते हुए 1 पेपर कंप्लीट होता है। आपको यूनिट वाइज मैंने बताया हुआ है कि कुछ इस प्रकार से पैटर्न होता है। आपके सेक्शन ए जो आएगा वो 10 क्वेश्चंस कंटेन करेगा एंड ईच यूनिट में से 2 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के। यहाँ पे 1 × 10 मार्क्स के। इस यूनिट में से भी 2 क्वेश्चंस होंगे, इस यूनिट में भी 2 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 1 मार्क्स के। जो फर्दर हमने ग्रुप थ्योरी के अंदर 3 यूनिट्स की हैं, उनमें भी आपके पास 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हर यूनिट में मिलेंगे। 1 मार्क्स का होगा। तो मोस्टली क्या होता है, इसमें डेफिनेशंस दी जाती हैं। डेफिनेशंस लाइक आइगन मान एंड आइगन वेक्टर की डेफिनेशन पूछ ली जाए, ग्रुप की डेफिनेशन पूछ ली जाए, सब ग्रुप की डेफिनेशन पूछ ली जाए, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन पूछ ली जाए, या फिर मॉर्फिज्म की डेफिनेशन पूछ ली जाए, मॉर्फिक इमेज की डेफिनेशन पूछ ली जाए। वो कोई भी एक परिभाषा पूछेगा और वो परिभाषा किसी भी प्रकार की पूछ सकता है। रैखिक समीकरणों के अंदर हमारे पास एक दकार्ते का नियम आएगा, चिन्ह नियम, एक रूल होगा दकार्ते रूल, वो भी पूछी जा सकता है। इसके अंदर बात करें तो नॉर्मल कंडीशंस हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स किसी की पूछ ली जाए, या इनकी प्रॉपर्टीज आएंगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके बारे में टॉपिक्स हैं। उनमें से कोई भी डेफिनेशन या कोई एक छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में सेक्शन बी,
सेक्शन बी में आपको मैंने बताया था 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होते हैं और इन 5 के 5 क्वेश्चंस में इंटरनल ऑप्शन मिलता है आपको। ईच यूनिट में से 2 क्वेश्चंस आएंगे, आपको उनमें से एक अटेम्प्ट करना है, एनी वन। 5 क्वेश्चंस बनने हैं, 5 क्वेश्चन का मतलब इस यूनिट में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट आएंगे 4 मार्क्स के, आपको दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। अब वो कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इंटरनल है हमारे पास कि इसी यूनिट के दोनों क्वेश्चन होंगे, इस यूनिट में से एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, दूसरे को अपने ड्रॉप करना, और में ऑप्शन में आएगा। इस यूनिट के भी 2 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के, कोई एक अटेम्प्ट करना है और दूसरा आपको ड्रॉप करना अपने आप ही। तो इंटरनल चॉइस है इसके अंदर। 5 यूनिट्स हैं हमारे पास, 5 यूनिट्स में से एक एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का बनेगा। 2 क्वेश्चंस बनेंगे जिनमें से एनी वन आपने दोनों में से करना है। सेक्शन सी 12 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आएंगे 5, ईच यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आना है 12 मार्क्स का, बट आपको अटेम्प्ट ओनली एनी 3 करने हैं। एनी 3 का मतलब आपके पास यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, इनमें से कोई भी एक, यूनिट 4, यूनिट 5, 5 यूनिट्स में से एक एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का बनेगा, आपको कोई भी 3 सेलेक्ट करने हैं। अब वो आप पर चॉइस होती है कि आप चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट का कर लें, चाहे फर्स्ट थर्ड फिफ्थ यूनिट का कर लें, और फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ यूनिट का कर लें, कोई भी एनी वन, आप कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो आपके पर चॉइस है कि आपको जो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट आता है उसको आपने अटेम्प्ट करना है। 3 यूनिट आपने ग्रुप थ्योरी में कर ली। अब आपको पता है कि ग्रुप थ्योरी में जो आपने यूनिट किए हैं वो इजी हैं या डिफ़िकल्ट हैं या किस तरह की हैं, वो आपको कंफर्म है। आप उसमें से अटेम्प्ट कर सकते हो अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो। उसके साथ में ये दोनों जो टॉपिक्स हैं, 2 यूनिट्स जो हैं कंपैरेटिवली इजी हैं, उन टॉपिक्स से इजी रहेंगे। ग्रुप थ्योरी में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, मैट्रिसेस आपने 12th क्लास में किया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा कंटिन्यूस पार्ट है उसका, इजी लगेगा। हाँ, यूनिट फर्स्ट जो समीकरण सिद्धांत है या थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, वो थोड़ा हो सकता है कि अजीब सा लगे, क्योंकि हमने 9th क्लास में उसके बारे में थोड़ा बहुत टॉपिक, या 10th क्लास में थोड़ा बहुत टॉपिक किया था, 11th 12th में हमने उसके बारे में स्टडी नहीं की। सो मे बी उस पार्ट में थोड़ा बहुत कंसेप्ट, अलजेब्रिक टर्म्स ज़्यादा यूज हो जाएंगी, तो वहाँ थोड़ा हो सकता है कि आपको लगे कि प्रॉब्लम है। बट इस यूनिट में ये जो है 4 अच्छे टॉपिक हैं, आराम से कर सकते हो। जिसमें से ये जो टॉपिक है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ये अच्छी तरह से कर लेना, बिकॉज 3rd ईयर में एक अकेली यूनिट ये है, अकेला चैप्टर ये 3rd ईयर में एक यूनिट है। दैट मीन्स अकेले इस चैप्टर से आपके 18 मार्क्स का पेपर आएगा 3rd ईयर में। वो फर्स्ट ईयर में किया हुआ होगा अच्छे तरीके से, आगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें यूनिट नंबर 2 से, मैट्रिसेस। सबसे पहले मैट्रिसेस की बेसिक कंडीशंस। मैट्रिक्स में सबसे पहले हमारे पास आपने क्या पढ़ा हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट ऑफ डाटा, किसी भी संख्यात्मक मान को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। किस रूप में? पंक्ति और स्तंभ के रूप में, रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में डाटा को अरेंज करना एक मैट्रिक्स फॉर्म कहलाती है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को ऑलवेज। इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको बड़े ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। AIJ M/N, इसका मतलब ये एक मैट्रिक्स है जिसमें M रो एंड N कॉलम्स हैं, और AIJ के अंदर जो I है दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रो, यानी रो कौन से नंबर की रो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? J रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉलम, यानी कौन से कॉलम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारे पास INJ से रिप्रेजेंट होता है। लाइक A21 है, दैट मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A22 है, इसका मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। A32 है, इसका मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। तो उस फॉर्म में हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो रिप्रेजेंट होती है। इसमें कोई भी मैट्रिक्स अगर हम 2/3 ऑर्डर की बना रहे हैं तो दैट इसका जो जनरल फॉर्म बनेगी मैट्रिक्स की, दैट इज A11, A12, A13, A21, A22, A23। दिस इज कॉल्ड
2/3 ऑर्डर्ड मैट्रिक्स। इसके अंदर हमारे पास 2 रो एंड 3 कॉलम्स होंगे, जिनके अकॉर्डिंग हम ऑर्डर भी डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। इस पर बेस्ड हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, जिनमें सबसे पहले आता है हमारे पास रो मैट्रिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय रो मैट्रिक्स? पंक्ति मैट्रिक्स जिसे कहते हैं। ये छोटा छोटा पार्ट आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से करवा रहा हूं इसको, क्योंकि 12th क्लास में स्टडी किया हुआ है। रो मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स, जिसमें एक पंक्ति हो, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, ओनली सिंगल रो हो, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज ए रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल A11, A12, A13, A14 and so on. It's a row matrix because it contain only one row and n columns. में भी n कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, 1, कुछ भी आ सकता है, नेचुरल नंबर होगा। Then second term is column matrix. What do you mean by column matrix? स्तंभ मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका स्तंभ हमारे पास जो है वो एक हो, रो एनी नंबर ऑफ रोज कैन बी पॉसिबल बट कॉलम इज सिंगल, एक सिंगल कॉलम हमारे पास डिफाइंड हो रहा है। इसका जब भी ऑर्डर डिफाइन करेंगे हम m/1 से ऑर्डर डिफाइन करेंगे, m रो है इसमें एंड 1 कॉलम है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। थर्ड, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? आयताकार आव्यूह, या मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, यानी नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन इट इज कॉल्ड एज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक रेक्टेंगल की फॉर्म में, लाइक 2/3 एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, एक रेक्टेंगल बन रहा है हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं, इसलिए इसको हम 2/3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फोर्थ, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स? वर्गाकार आव्यूह। If number of rows and number of columns are equal, 1/1, 2/2, 3/3, all these are the square matrix like A11, A22, A11, A12, A21, A22, वो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डिफाइन करता है। नेक्स्ट, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। किसे कहेंगे जीरो मैट्रिक्स? All the elements of any matrix is zero, then it is called as a zero matrix और null matrix। ये rectangular भी हो सकती है and square matrix भी हो सकती है, that depend on the matrix, but अगर all the elements of the matrix are zero, then it is called as a zero matrix और null matrix, यानी जो भी matrix है उसके सारे के सारे elements जीरो आ जाएं, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं, O इज लुकिंग लाइक जीरो, इसीलिए इसको जीरो लिख दो चाहे O लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। सिक्स्थ टर्म, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर से पहले डायगोनल मैट्रिक्स, यानी विकर्णाव्यूह किसे कहते हैं? डायगोनल के अलावा बाकी सब जीरो या डायगोनल में ही एलिमेंट्स हों, एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना कंपलसरी है इसमें। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहां पे हम कहेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डायगोनल इज हैविंग एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल्स आर जीरो। दो डायगोनल होते हैं, कौन कौन से? क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? 0 1 2 0, इज इट ए डायगोनल मैट्रिक्स? नो, इट्स नॉट डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल ऑलवेज अपर टू लोअर, ये टर्म हमारे पास डायगोनल रहेगी,
उसको डायगोनल नहीं कहते, वो परपेंडिकुलर डायगोनल होता है। परपेंडिकुलर डायगोनल का मतलब 90 डिग्री एंगल बनाता है ये डायगोनल, और 90 डिग्री बनाता है तो उसको डायगोनल ना कह के परपेंडिकुलर डायगोनल कहते हैं, जबकि ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ओनली ये ही डायगोनल हम कंसीडर करेंगे, और कोई डायगोनल कंसीडर नहीं करते इसमें। डायगोनल मैट्रिक्स को हम एक रिप्रेजेंटेशन देंगे, लाइक ये ए मैट्रिक्स है तो इसको हम डी आई ए जे ऑफ ए मैट्रिक्स लिखेंगे, जो हमारे पास डी आई ए जे ऑफ 1 2 से रिप्रेजेंट हो जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, या डायरेक्ट ये लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डायगोनल 1 2। इसका मतलब डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है इसमें, 0 है। उसके बाद में आता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर और अदिश, स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह या अदिश मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में एलिमेंट्स इक्वल आ जाएं। डायगोनल मैट्रिक्स होगी ये कंफर्म है, बट अगर इसके एलिमेंट्स जो डायगोनल्स के हैं वो इक्वल आ जाते हैं तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स या अदिश मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक स्पेसिफिक केस बनता है जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी, इकाई या तत्समक आव्यूह, एक ऐसा आव्यूह जिसके अंदर ओनली एक स्केलर मैट्रिक्स होगी, ये कंफर्म है। एक स्केलर मैट्रिक्स जिसके अंदर ऑल द एलिमेंट्स आर 1। डायगोनल के अगर सारे के सारे एलिमेंट्स 1 बन जाते हैं तो उसे हम इकाई आव्यूह कहते हैं। ये जिस ऑर्डर का होता है उस ऑर्डर के नाम से रिप्रेजेंट हो जाता है। जैसे I3 3 ऑर्डर का इकाई आई हुई है, I2 सेकेंड ऑर्डर 1 0 0 1, I1 यानी ओनली सिंगल ऑर्डर 1 ऑर्डर का हमारे पास एक आइडेंटिटी या इकाई आव्यूह को व्यक्त करता है। उसके बाद में आता है 9 पार्ट हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 2 टाइप के ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। एक तो होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऊपरी हमारे पास त्रिभुजाकार आव्यूह और निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। अगर डायगोनल के एक डायगोनल ले लिया जाए, डायगोनल के एक तरफ हमारे पास एलिमेंट्स और दूसरी तरफ सारे एलिमेंट्स 0 हों तो उसे डायगोनल यानी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसके अंदर अगर एलिमेंट ऊपर की साइड में हो तो उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर साइड में हो तो उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। निम्न त्रिभुजाकार, अगर इसके नीचे की ओर हमारे पास कोई एलिमेंट्स और ऊपर सारे 0 हों, ये एक डायगोनल है, इस डायगोनल के इस तरफ त्रिभुज बन रहा है नीचे की ओर, इसलिए इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी डायगोनल के नीचे की साइड में तो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ऊपर की साइड में सभी 0 हैं। जैसे ये आ जाए 1 2 5 0 0, यहाँ पे ये 2 यहाँ पे लेके चलेंगे 0, यहाँ पे 3 -5 -2 4 या 5। इसमें यह डायगोनल है, नीचे की ओर ट्रायंगल बन रहा है इसमें, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर की ओर ट्रायंगल बन रहा है। अगर ऊपर की ओर बन रहा होता, ऊपर सारे एलिमेंट्स होते नीचे सारे 0 होते तो उसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकते हैं? इक्वल मैट्रिक्स समान आव्यूह कब होंगे? एक मैट्रिक्स ए और बी 2 इक्वल मैट्रिक्स होंगे अगर ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी इक्वल हैं, दोनों के ऑर्डर सेम हो। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये बनती है
कि इसके अंदर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल आने चाहिए। Aij इज इक्वल टू Bij, दैट मीन्स A11 B11 के इक्वल, A12 B12 के इक्वल, A13 B13 के इक्वल। एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, जो अवयव हैं वो भी समान होने चाहिए और साथ में उनके ऑर्डर भी सेम होने चाहिए, तभी वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज मैट्रिक्स कैन नॉट बी इक्वल। उसके बाद में आता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस टी ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का ट्रेस। इसके अंदर आपने नॉर्मल कंडीशन पढ़ी हुई है कि किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल्स का सम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, यानी उसके विकर्ण के अवयवों का जोड़ मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। जैसे एक मैट्रिक्स दे दी जाए 5 7 9 3 2 5 4 6 7, तो ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस टी आर ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मीनिंग ये होगा कि 5 + 2 + 7, जो इसका डायगोनल है, इस डायगोनल के एलिमेंट्स का सम होगा, जो हमारे पास 14 आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इसमें ये कंडीशन आती है, ट्रेस को टी आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, टी आर ए सी ऑफ ए भी लिख दिया जाता है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाती हैं कि ट्रेस ऑफ ए + बी जो होता है वो ऑलवेज ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के इक्वल आता है। ये हमारे पास इसमें नियम लागू होता है। बाकी ट्रेस का मतलब ही हमारे पास सम ऑफ द डायगोनल्स ऑफ एलिमेंट्स सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल्स, यानी डायगोनल के जो भी एलिमेंट्स है, विकर्ण के जो भी अवयव हैं, कोई भी मैट्रिक्स आ जाए उसके विकर्ण के अवयवों को जोड़ने पर उसका ट्रेस कैलकुलेट किया जा सकता है। मल्टीप्लिकेशन है, इसमें मल्टीप्लिकेशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर गुणा है हमारे पास, और इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसमें अदिश गुणन की बात कर रहे हैं हम। तो अदिश गुणन के अंदर किसी एक संख्या का, जैसे 3 का गुणा कर रहे हैं 1 2 3 4 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 6 9 12, इसे हम अदिश गुणन कहते हैं। इसके अंदर चाहे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, सिंगल एक एलिमेंट से किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। रिवर्स भी इसी प्रकार से, अगर कॉमन लेंगे तो सभी एलिमेंट से आएगा, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से नहीं बनता। उसके बाद में आता है इसमें हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर मैट्रिक्स गुणन, एक मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, गुणा करना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। और ये तभी पॉसिबल है जब सबसे पहले ए का ऑर्डर अगर m/n है, बी का ऑर्डर अगर p/q है, तो n और p इक्वल होने पर ही ये कंडीशन या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। इसके अंदर ये हमारे पास दोनों इक्वल आने कंपलसरी हैं, अगर इक्वल आएंगे तो ही मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। तो फर्स्ट जो इसकी कंडीशन है वो क्या है कि नंबर ऑफ रोज इन ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, then only matrix multiplication is possible, otherwise matrix multiplication is not possible, ये संभव नहीं होगा। अब अगर ये मल्टीप्लिकेशन संभव है, दोनों के रो और कॉलम्स, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने शायद, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, नंबर ऑफ रोज इन बी, ये इक्वल आने कंपलसरी है। जैसे अगर 3/2 का हम मल्टीप्लिकेशन 2/3 से कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, बट 3/2 का हम मल्टीप्लिकेशन 3/2 से नहीं कर सकते बिकॉज दीज टू आर नॉट इक्वल, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो पहली कंडीशन आ गई। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट जो बनेगा
वो जो बचा हुआ रो एंड कॉलम है उस ऑर्डर का बनेगा। जैसे ए का बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो m बाई क्यू ऑर्डर का बनेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज m आ जाएंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या आ जाएंगे इसमें q। इस ऑर्डर का हमारे पास एक न्यू मैट्रिक्स बनेगा। मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होता है? फर्स्ट जो हमने मैट्रिक्स लिया उसकी रो और सेकंड के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाता है। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम से। इसी प्रकार थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का सेकंड कॉलम और थर्ड रो का थर्ड कॉलम। ये मल्टीप्लिकेशन हमारे पास लगातार चलता रहता है जिसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इसके अंदर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। एक तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है भाई, साहचर्य होता है। एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता है। ए बी सी को मल्टीप्लाई करें तो किन्हीं दो को पहले मल्टीप्लाई करके थर्ड को मल्टीप्लाई कर दें, रिजल्ट सेम आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें लागू नहीं होती। कम्यूटेटिव क्या थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते हमारे पास। थर्ड इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, उसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा? ए के इक्वल आएगा। आइडेंटिटी आई मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा इसमें। और इनवर्स के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है तो ए इनवर्स पॉसिबल है और ए इनवर्स इंटू ए आई के इक्वल आएगा, ए का इनवर्स होगा। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ये हम स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज परिवर्त आव्यूह। क्या होता है परिवर्त आव्यूह? अगर चेंज कर दें किसमें? रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें तो उसे परिवर्त मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ए है 3/2 ऑर्डर का है तो इसका जो परिवर्त होगा आइदर डैश से लिखा जाता है और ए ट्रांसपोज से लिखा जाता है, वो 2/3 ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे और कॉलम जो है वो रो में इंटरचेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स दे दी जाए 1 2 3 4 5 6 तो इसकी जो ट्रांसपोज होगी वो बन जाएगी 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। इसकी प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ऑलवेज क्या आता है? सेम मैट्रिक्स आ जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करके ट्रांसपोज करेंगे तो वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, ए और बी को ऐड करके अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। सब्ट्रैक्शन में भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। उसके बाद में ए इनवर्स का ट्रांसपोज जो होता है वो ए ट्रांसपोज के इनवर्स के इक्वल होता है। दोनों में कोई चेंज नहीं है। ये इनवर्स का ट्रांसपोज निकालो चाहे ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालो, रिजल्ट सेम होगा, दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। और बाकी इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब है हमारे पास कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए इस फॉर्म में है कि उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। ए ट्रांसपोज हम निकाल सकते हैं। अगर ए का ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई या ए ट्रांसपोज का ए से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है तो उसे हम ऑर्थोडायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं या लंबिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसके लिए एक ये कंडीशन कह लीजिए चाहे किसी भी तरह से मान लीजिए कि सारणी के ए का मान जो है वो ±1 आएगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ±1 आती है तो इसका मतलब वो एक लंबिक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स हो चाहे। और या फिर दूसरा मेथड ये चेक करने के लिए कि ए का ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर वो क्या बन जाए? आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो उसे हम ऑर्थोगोनल या लंबिक मैट्रिक्स कहते हैं। डेफिनेशन